नमस्कार साथियों, हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पशु परिचर भर्ती सिलेबस के अंदर अपने साइंस सब्जेक्ट में 3 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। 3 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। आगे हमारा टॉपिक रहेगा मानव पाचन तंत्र, ठीक है। 3 टॉपिक जो क्लियर हो चुके हैं वो कौन कौन से थे? फर्स्ट कोशिका थी, कोशिका के बारे में। इसके बाद मानव रोग और थर्ड टॉपिक अपने कंप्लीट हो गया पोषक तत्व, पोषण, ठीक है। ये तीनों चीज़ें अपने साइंस सब्जेक्ट में कंप्लीट हो गई है। आगे का हमारा टॉपिक रहेगा मानव पाचन तंत्र, ठीक है। पाचन तंत्र क्या होता है? भोजन के जो जटिल अणु होते हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ना, पाचन। भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। ये तो हो गया पाचन, ठीक है। भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। इसके बाद पाचन से संबंधित विभिन्न अंग और ग्रंथियां, ठीक है। अंग कौन कौन से हो जाएंगे? एक आउटलाइन तैयार कर देते हैं। भोजन सबसे पहले किस में जाएगा? मुख गुहा में, ठीक है। मुख गुहा में क्या क्या होता है? दांत, एक तो हो जाएगा दांत, एक हो जाएगा जीभ, ठीक है। मुख गुहा से ग्रसनी में एक एपिग्लोटिस नामक ढक्कन होता है, जो क्या काम करता है? भोजन नली और श्वास नली को अलग अलग करने का कार्य कौन करता है? एपिग्लोटिस, ठीक है। इसके बाद हो गया भोजन किस में जाएगा? ग्रसिका में कुछ नहीं होता है, क्रमाकुंचन गति होती है। क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन आमाशय में जाता है। आमाशय में क्या होता है? आमाशय में जठर ग्रंथियां होती है। जठर ग्रंथियां से क्या होता है? जठर रस निकलता है। जठर रस से HCl अम्ल बनता है। क्या होता है? HCl अम्ल प्राप्त होता है। HCl अम्ल क्या करते हैं? HCl अम्ल कीटाणुओं को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? HCl अम्ल करते हैं। इसके बाद भोजन छोटी आंत में जाएगा, ठीक है। छोटी आंत से बड़ी आंत में, फिर गुदा में, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गया। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनियम, जेजुनम
और थर्ड होता है इलियम, इलियम। ठीक है, छोटी आंत के पार्ट ये हो गए। ठीक है, इसके अलावा बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं। एक तो हो गया सीकम, दूसरा हो गया कोलम, कोलन, और तीसरा हो गया रेक्टम, रेक्टम, रेक्टम हो गया। ठीक है, सीकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है, ड्यूडेनियम, जेजुनम, इलियम, डीजे आया, चाचा चाची राजी हुए। ठीक है, यहां तक की कहानी कंप्लीट है। मुख गुहा में जाएगा भोजन। मुख गुहा में क्या होता है? दांत और जीभ चबाने का कार्य मुख गुहा में होता है। लार ग्रंथि मुख गुहा में बनती है, लार। ठीक है, इसके बाद ग्रसनी में आ जाता है। ग्रसनी में एपिग्लोटिस ढक्कन होता है जो भोजन नली और श्वास नली को अलग अलग करने का कार्य करता है। इसके बाद ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका में क्रमाकुंचन गति होती है। ग्रसिका में क्या होगा? क्रमाकुंचन गति होगी। क्रमाकुंचन गति से भोजन आमाशय में जाता है। आमाशय में जठर ग्रंथियां उपस्थित होती है। जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। इससे HCl का निर्माण होता है और HCl क्या काम करता है? कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। इसके बाद छोटी आंत के 3 पार्ट हो गए, ड्यूडेनियम, जेजुनम, इलियम। इसके बाद बड़ी आंत, सीकम, कोलम और रेक्टम। इसके बाद भोजन चला जाएगा गुदा में। ठीक है, यहां तक की कहानी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ग्रंथियां कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो हो गई लार ग्रंथियां जो कि मुख गुहा में बनती है। लार ग्रंथियां अग्नाशय ग्रंथियां। इसके बाद लीवर में बनती है। लीवर को क्या कहते हैं? यकृत। ठीक है, इसके बाद पाचन की कार्य की देख लेते हैं। पाचन की कार्य की, हाँ, पाचन की कार्य की किस प्रकार है? सबसे पहले क्या होगा? भोजन का क्या हो जाएगा? भोजन का अंतर्ग्रहण होगा, अंतःग्रहण। ठीक है, इसके बाद भोजन का पाचन हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद अवशोषण, इसके बाद स्वांगीकरण, मल त्याग। अंतिम अवस्था क्या हो जाएगी? मल त्याग। सबसे पहले भोजन को ग्रहण करते हैं, इसके बाद भोजन का पाचन होता है, भोजन अवशोषित होता है, इसके बाद स्वांगीकरण होता है, इसके बाद मल को त्याग देते हैं। ये हो गई पाचन की कार्य की। और ये है भोजन के पाचन में कार्य करने वाले अंग। ठीक है, पाचन से संबंधित ग्रंथियां हो गई। ठीक है, ये कौन सी ग्रंथि है? आहार नाल से संबंधित। ठीक है, यहां तक की कहानी कंप्लीट है। क्लियरली समझ में आ गया? ठीक है, पाचन, मुख गुहा को देख लेते हैं विस्तार पूर्वक। यहां तक कंप्लीट समझ में आ गया था? हाँ, मुख गुहा में क्या होता है?
दांत और जीभ। मुखिया में क्या होगा? मुख गुहा। ठीक है, मुख गुहा। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दांत के बारे में। दांत, ठीक है। अच्छा, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यही लिख देते हैं, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। ये हो गया, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद दांतों में कैंटीन नामक प्रोटीन होता है। कौन सा होता है? कैंटीन नामक प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है। अच्छा, दांत किससे बने होते हैं? दांत किससे बने होते हैं? दांत जो है, दांत इनेमल के बने होते हैं। इनेमल के बने होते हैं, बने होते हैं, जो कि एक कठोरतम भाग होता है। कठोरतम भाग होता है। दांत किससे मिलकर बनते हैं? किससे मिलकर बनते हो? एक तो हो गया CaCO3 और दूसरा CaPO3। इनसे मिलकर बने होते हैं दांत। ठीक है, दांत इनसे मिलकर बने होते हैं CaCO3 और CaPO3। ठीक है, इसके बाद दांत कितने प्रकार के होते हैं? एक तो हो जाएंगे स्थायी, स्थायी दांत, स्थायी दांत, और दूसरे होंगे अस्थायी दांत, अस्थायी दांत। जो अस्थायी दांत है, स्थायी दांत कौन से हो गए? जो एक ही बार आते हैं, एक ही बार आते हैं, इसे कहा जाएगा एक बार दंती दांत। ठीक है, इसको कहा जाएगा द्विबार दंती। दो बार आते हैं, टूटकर वापस आते हैं। एक बार दंती और द्विबार दंती। एक बार दंती जो दांत होते हैं वो होते हैं 12। ठीक है, और जो द्विबार दंती दांत होंगे वो हो जाएंगे 20। ठीक है, यहां तक की कहानी कंप्लीट है, समझ में आ गया? ठीक है, इसके अलावा विषम दंती दांत, विषम दंती दांत जो होते हैं इनसाइलर, कैनायन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, ये जो है वयस्क अवस्था में, वयस्क अवस्था में इनका सूत्र हो जाएगा, वयस्क अवस्था में 21-23 ओपन 21-23 इंटू 2। ठीक है, 2-2-4, 4 इंटू 2 8, इनसाइलर में 8 दांत, एक और एक 2, 2 इंटू 2 4, यहाँ पे हो जाएंगे 2-2 4 दूनी 8, 3-3 6, 6 दूनी 12। कितने हुए? 8-4 12, 12-8 20, 12 32। टोटल कितने हो गए? 32 दांत। ठीक है, वयस्क अवस्था में 32 दांत। इसी तरह बच्चों का सूत्र हो जाएगा 2102 ओपन 2102 इंटू 2। ठीक है, इनसाइलर, कैनायन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, 2 4 8 हो गए, एक और एक 2 2 दूनी 4 हो गए। प्रीमोलर 0 होते हैं, 2 4 और
8 हो गए। बच्चों में प्री मोलर दांतों की जो संख्या होती है वो 0 होती है। क्या होती है? प्री मोलर दांतों की जो संख्या होती है वो 0 होती है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी कंप्लीटली समझ में आ गई। ठीक है, इसके आगे एक बार और देख लो। मुख गुहा में दांत होते हैं। दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। दांतों में कौन सा प्रोटीन होता है? कैंटीन नामक प्रोटीन होता है। दांत किसके बने होते हैं? दांत इनेमल के बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? CaCO3 CaPO3 से मिलकर बने होते हैं। दांत कितने प्रकार के आते हैं? दांत 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया अस्थाई दांत, दूसरा हो गया अस्थाई दांत। स्थायी दांत जो है वो एक ही बार आते हैं, इसलिए इसको एक बार दंती दांत कहा गया है, जो कि 12 की संख्या में होते हैं। इसके बाद अस्थायी दांत जो होते हैं वो द्विबार दंती होते हैं, 2 बार आते हैं, टूटकर वापस आते हैं, इसलिए द्विबार दंती कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। इसके बाद विषम दंती दांत जो होते हैं, इनसाइलर, कैनायन, प्रीमोलर और मोलर, इनकी वयस्क में संख्या होती है। वयस्क में ये सूत्र हो जाएगा और टोटल दांतों की संख्या 32 हो जाएगी। इसके बाद बच्चों में सूत्र 2102/2102 होता है। बच्चों में प्रीमोलर दांतों की जो संख्या होती है वो 0 होती है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी कंप्लीट है, समझ में आ गया? दांत कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम देख लेंगे जी हाँ। ठीक है, मुख गुहा के बाद अपने सेकेंड टॉपिक आ जाएगा जीवा या जीव। ठीक है जी। जीव की संरचना किससे निर्मित होती है? जीव की संरचना किससे निर्मित होती है? ये पेशियों से निर्मित संरचना ठीक है, पेशियों से निर्मित संरचना है। ये क्या काम करती है? यह मुख गुहा में भोजन के स्वाद का पता लगाने का कार्य कौन करता है? स्वाद, भोजन में स्वाद का पता कौन लगाता है? जीभ। स्वाद का पता लगाने में सहायक। ठीक है, इसके बाद भोजन में लार को मिलाने का कार्य कौन करता है? ठीक, जी हाँ। जीभ जो है, इसकी संरचना जो होती है वो पेशियों से निर्मित होती है। पेशियों से निर्मित संरचना होती है। यह मुख गुहा में भोजन के स्वाद का पता लगाने में सहायक होती है। भोजन में लार को मिलाने का कार्य कौन करता है? तो जीभ करती है। ठीक है, इसके बाद थर्ड टॉपिक अपने आ जाएगा। थर्ड टॉपिक क्या हो जाएगा? ग्रसनी। ठीक है, ये हो गया ग्रसनी। भोजन पथ व श्वसन
पथ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, क्रॉस करते, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जंक्शन बिंदु। दोनों को क्या कहा जाता है? दोनों को जंक्शन बिंदु कहा जाता है। ठीक है। भोजन पथ व श्वसन पथ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ग्रसनी में, इसलिए दोनों को क्या कहा जाता है? जंक्शन बिंदु। श्वास नली भी होती है, भोजन नली भी होती है। इसमें ग्रसनी में एपिग्लोटिस नामक ढक्कन होता है, जो भोजन के दौरान श्वास नली को बंद करने का कार्य करता है। भोजन के दौरान श्वास नली को बंद करने का कार्य करता है। ठीक है। ग्रसनी में क्या होता है? एपिग्लोटिस नामक एक ढक्कन होता है, जो भोजन करने के दौरान श्वास नली को बंद करता है और खोलता है। ठीक है। इसके बाद अपने फोर्थ पॉइंट हो जाएगा ग्रसिका। ठीक है। ग्रसिका में क्या होता है? क्रमाकुंचन गति होती है। क्रमाकुंचन गति के दौरान गति के द्वारा भोजन गति करते हुए आमाशय में पहुंच जाता है। ठीक है। ग्रसनी और ग्रसिका में पाचन नहीं होता। ठीक। ग्रसिका में क्या होता है? क्रमाकुंचन गति होती है। क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन गति करते हुए कहाँ पहुंच जाता है? आमाशय में पहुंच जाता है। ग्रसनी और ग्रसिका में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ठीक है। जीभ वापस देख लेते हैं एक बार। पेशियों से निर्मित संरचना होती है। मुख गुहा में भोजन के स्वाद का पता लगाने में सहायक है। लार को मिलाने का कार्य जीभ करती है। ग्रसनी जो है भोजन पथ और श्वसन पथ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इसलिए इस दोनों को जंक्शन बिंदु कहा गया है। इसके बाद एपिग्लोटिस नामक ढक्कन होता है ग्रसनी में, जो कि भोजन के दौरान श्वास नली को बंद करने का कार्य करता है। ठीक है। ग्रसिका में क्रमाकुंचन गति होती है।
क्रमाकुंचन गति द्वारा भोजन आमाशय में पहुंच जाता है और ग्रसनी और ग्रसिका में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। इसके बाद हम देखेंगे आमाशय। ठीक है, भोजन आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय देख लेते हैं। आमाशय के कितने भाग होते हैं? 4। कौन कौन से हो जाएंगे? फंडस, कार्डिया, बॉडी और पाइलोरस। ठीक है, इसके बाद आमाशय। ठीक है, आमाशय जो है यह जे आकार का थैलेनुमा अंग है। किस प्रकार का है? जे आकार का थैलेनुमा अंग। यह ठीक है, जे आकार का थैलानुमा अंग कैसा हो गया? इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसके मुख्यतः कितने? 4 भाग होते हैं। 4 भाग। एक तो कौन सा हो गया? फंडस। फंडस, फंडस मतलब ये वाला भाग फंडस। शीर्षस्थ भाग, शीर्षस्थ भाग। ठीक है, सेकंड हो जाएगा कार्डिया, हृदय की ओर वाला भाग, हृदय की ओर वाला भाग। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो है बॉडी। बॉडी कौन सी होगी? मध्य का भाग, मध्य का भाग, बीच की अवस्था, बॉडी। ठीक है, मध्य का भाग हो गया। इसके बाद हो गया पाइलोरस, पाइलोरस। ठीक है, पाइलोरस अंतिम अवस्था, पाइलोरस, पाइलोरस। ठीक है, ये चीज हो गई। जे आकार का थैलेनुमा, 4 भाग, फंडस, कार्डिया, बॉडी और पाइलोरस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? जठर ग्रंथियां पाई जाती है। क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। जठर रस से क्या निकलता है? HCl निकलता है। ठीक है, आमाशय से, इसमें आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है? जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथियों से क्या हो गया? जठर रस निकलता है। ठीक है, जठर रस से क्या निकलता है? HCl, HCl निकलता है।
जठरस से क्या निकलता है? HCl निकलता है। HCl क्या कार्य करता है? जो कीटाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। कीटाणुओं को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नष्ट करने का कार्य, नष्ट करने का कार्य। ठीक है। अगर ज्यादा मात्रा में तेलीय वस्तु खाने पर HCl की मात्रा बढ़ जाती है। तेलीय वस्तु खाने पर क्या होगा? HCl की मात्रा बढ़ जाएगी। HCl की मात्रा बढ़ जाती है, एसिडिटी हो जाती है, जिसे अम्लीयता कहते हैं। अम्लीयता कहते हैं। अब अम्लीयता बढ़ जाएगी तो अम्लीयता को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्षार खाना पड़ेगा। क्षार प्रति अम्ल के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में, प्रति अम्ल के रूप में कौन सा पदार्थ खाएंगे? किसका उपयोग किया जाएगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अम्लीयता को मेंटेन करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। प्रति अम्ल के रूप में क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आमाशय में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? आमाशय में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? R, L, P, 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से हो गए? रेनिन हो गया, रेनिन, लाइपेज, पेप्सिन। कौन कौन से होंगे? रेनिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और पेप्सिन। ये क्या काम करता है? माँ के दूध का पाचन करता है। माँ के दूध का पाचन करता है, इसलिए ये बच्चों में ही पाया जाता है, बच्चों में ही होता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी कंप्लीट है। यहाँ तक की कहानी कंप्लीट है। ठीक है। रेनिन माँ के दूध का पाचन करता है, इसलिए बच्चों में ही होता है, वयस्क में नहीं होता है। लाइपेज एंजाइम जो होता है वसा का पाचन करता है। पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। ये तीनों आमाशय में
होते हैं। ठीक है, इसके बाद अंतिम अवस्था पाइलोरस जो होता है, पाइलोरस में क्या होता है कि पाइलोरस में पाइलोरोइक वाल्व पाया जाता है जो अर्धपचित भोजन, अर्धपचित भोजन को क्या कहा जाता है, आमाशय में अर्धपचित भोजन को काइम कहा जाता है, काइम। तो इधर लिख देते हैं अंतिम अवस्था, अंतिम अवस्था मतलब आमाशय की अंतिम अवस्था। ठीक है, अवस्था पाइलोरस में पाइलोरोइक वाल्व वाल्व पाया जाता है, पाइलोरोइक वाल्व पाया जाता है जो अर्धपचित भोजन काइम को छोटी आंत में पहुंचाता या छोटी आंत में भेजता है, भेजता या पहुंचाता है। ठीक है, क्लियर है। आमाशय जे आकार का थैलेनुमा अंग है, 4 भाग है, फंडस, कार्डिया, बॉडी और पाइलोरस। ठीक है, आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती है जिससे जठर रस निकलता है, जठर रस से HCl निकलता है, HCl जो कि कीटाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। तेली वस्तु अगर अधिक मात्रा में खाएंगे तो HCl की मात्रा बढ़ जाती है जिससे एसिडिटी, अम्लीयता कहते हैं। अम्लीयता को कम करने के लिए क्षार का उपयोग किया जाएगा, क्षार के रूप में प्रति अम्ल के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाएगा। इसके बाद आमाशय में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, रेनिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम जो होता है माँ के दूध का पाचन करता है, लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है, पेप्सिन एंजाइम जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है। अंतिम अवस्था पाइलोरस में पाइलोरोइक वाल्व पाया जाता है जो अर्धपचित भोजन काइम को छोटी आंत में भेजने का कार्य करता है। ठीक है, यहां तक की कहानी कंप्लीट है। अब क्या होगा, छोटी आंत, छोटी आंत। क्या हो गया, छोटी आंत, छोटी आंत। ठीक है, मानव के आहार नाल का सबसे लंबा भाग, मानव के आहार नाल का सबसे लंबा भाग सबसे लंबा भाग, लेकिन लेकिन मोटाई कम होती है। लंबा भाग लगभग होगा, लगभग ये हो जाएगा 7 मीटर।
लगभग कितना होगा 7 मीटर। मोटाई कम तथा अत्यधिक कुंडलित, अत्यधिक कुंडलित, अत्यधिक कुंडलित मतलब ऐसी अवस्था में जो होगा छोटी आंत होती है, अत्यधिक कुंडलित होती है। मानव की आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत, लगभग 7 मीटर। मोटाई कम होती है और अत्यधिक कुंडलित होती है। ठीक है, इसके छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम हो जाएगा। फर्स्ट ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अंतिम भाग इलियम जो होता है, इलियम में इलियोसिकल, इलियोसिकल वॉल्व पाया जाता है, पाया जाता है, जो छोटी आंत में पचे हुए भोजन, जो छोटी आंत में पचे हुए भोजन छोटी आंत में पचे हुए भोजन को क्या कहते हैं? काइल, काइल। और आमाशय में अर्धपचित भोजन को क्या कहा जाएगा? काइल, काइम, काइल। ठीक है, छोटी आंत में काइल को क्या करते हैं? बड़ी आंत के सिक्कम वाले भाग में पहुंचाते हैं। ठीक है, इलियम में इलियोसिकल वाल्व पाया जाता है, जो छोटी आंत में पचे हुए भोजन काइल को बड़ी आंत के सिकम वाले भाग में पहुंचाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा बड़ी आंत। लास्ट क्या हो जाएगा? बड़ी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत में क्या होता है? छोटी आंत में मोटाई क्या होती है? कम होती है। तो बड़ी आंत में मोटाई क्या हो जाती है? मोटाई अधिक हो जाती है। लेकिन बड़ी आंत में क्या हो जाता है? लंबाई जो है वो कम हो जाती है, लंबाई कम हो जाती है। ठीक है, इसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? सिकम, कोलन और थर्ड हो गया रेक्टम। क्या हो गया? थर्ड कौन सा हो गया? रेक्टम हो गया। सिकम, कोलम और रेक्टम। बड़ी आंत का ये प्रारंभिक भाग क्या हो गया? सिकम हो गया।
इसके पास क्या होता है, इसके पास एक अवशेषी अंग पाया जाता है, अवशेषी अंग, अवशेषी अंग पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, अपेंडिक्स। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है, जैसे कि अपेंडिक्स में कभी कभी भोजन का कोई कण अपेंडिक्स में चला जाता है तो पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द होने लगता है। इसके बाद क्या हो जाता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑपरेशन ही होता है अपेंडिक्स का। पेट में दर्द होता है तो क्या होता है, अपेंडिक्स ही होता है। अपेंडिक्स का बाद में ऑपरेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी तो कंप्लीट है, क्लियर है। अपने भोजन से संबंध आहार नाल से संबंधित, आहार नाल से संबंधित अंग जो थे वो कंप्लीट हो गए। फर्स्ट मुख गुहा, इसके बाद जीभ, ग्रसनी, एपिग्लोटस ढक्कन, ग्रसिका क्रमाकुंचन गति, आमाशय, जठर ग्रंथि या जठर रस HCl निकलता है। इसके बाद छोटी आंत, अत्यधिक कुंडलित ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इलियोसिकल वाल्व पाया जाता है। पचे हुए भोजन काइल को बड़ी आंत के सिकम वाले भाग में पहुंचाते हैं। इसके बाद आ जाएगा बड़ी आंत, मोटाई अधिक होती है, लंबाई कम होती है, सिकम, कोलम, रेक्टम। इसके बाद प्रारंभिक भाग जो होता है, इसके पास अवशेषी अंग पाया जाता है जिसमें अपेंडिक्स होता है। ठीक है, इसके बाद पचित भोजन जो भी होता है मल द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है गुदा में अंतिम अवस्था में। ठीक है, ये संबंधित जितने भी अंग थे वो अपने कंप्लीट हो गए। इसके बाद अपन देखेंगे ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, ग्रंथियाँ, आहार नाल से संबंधित जो ग्रंथियाँ होती है, ग्रंथियाँ कौन कौन सी हो जाएगी, आपको बताई थी कौन कौन सी हो गई। एक तो हो गई अग्नाशय ग्रंथि, एक हो गई यकृत ग्रंथि, और तीसरी क्या हो गई, लार ग्रंथि। ठीक है, 3 ग्रंथियाँ है।